सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि तुरना खातून कमांडर योरगोस की कैद से भाग जाती हैं और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत सिपाही सांजार और इसके खसूसी सिपाहियों से होती है जो कि शाहबंदर दुकास के हमरा योरगोस के मकाम की तरफ जा रहे होते हैं, जबकि दूसरी जानब तुरना खातून भागती भागती एक मकाम पर पहुंचती हैं जहां इनके पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है और ये कुत्ता भौंकता भौंकता तुरना खातून को काटने ही लगता है और तुरना खातून डर से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। लेकिन इसी दौरान दूर से एक तीर आता है जो कि कुत्ते के जिस्म को काट कर पार हो जाता है और तुरना खातून ये देखकर थोड़ी पुरसकून हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये तीर चलाने वाला कमांडर योरगोस होता है। योरगोस फिर फौरन आगे बढ़ता है और कहता है, तुम अभी भी क्यों नहीं समझना चाहती? इस जिंदगी में मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा नहीं है। तुरना खातून कहती हैं, लेकिन तुम ही समझना नहीं चाहते। खुद को तुम्हारे हवाले करने की बजाय अच्छा है कि मैं कुत्ते के दांतों के बीच आकर मर जाऊं। योरगोस मुस्कुराता है, जबकि तुरना खातून कहती हैं, तुम ऐसी खातून को कैसे पसंद कर सकते हो जो तुमसे इतनी नफरत करती है? क्या तुम्हारे अंदर कोई गरूर नहीं है क्या? योरगोस फिर तुरना खातून के नजदीक आता है और कहता है, दोबारा मेरे गरूर के बारे में एक लफ्ज भी कहने की कोशिश मत करना। इसी दौरान योरगोस की नजरें सामने से आते हुए सांजार और दुकास पर पड़ती हैं और योरगोस फौरन तुरना खातून के मुंह पर हाथ रखकर इसे एक दरख्त के पीछे ले जाकर छुप जाता है। लेकिन तुरना खातून सांजार को देखकर चिल्लाने की कोशिश करती हैं ताकि सिपाही इसकी मदद कर सकें, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कमांडर योरगोस तुरना खातून का मुंह बुरी तरह से दबा लेता है और मुस्कुराता हुआ कहता है, सांजार, अब तुम मेरे जाल में फंस गए हो। सांजार और खसूसी सिपाही आगे बढ़ते चले जाते हैं, जबकि योरगोस कहता है, मुझे अंदाजा था कि तुम दुकास के जरिए मुझ तक पहुंचने की कोशिश करोगे। अब वो तुम्हें मेरे पास नहीं ला रहा, लेकिन तुम जाल में फंस गए हो जो मैंने तुम्हारे लिए बिछाया है। तुरना खातून ये देखकर रोती जाती हैं, जबकि सिपाही ज़ैनून फिर अचानक योरगोस के पास आता है और कहता है, आदमी हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम उनसे मिलकर रवाना हो जाएंगे। योरगोस मुस्कुराता है और कहता है, बहुत खूब, तुम जाकर मुकद्दस इमानतों को ले आओ। ज़ैनून फिर फौरन यहाँ से चला जाता है, जबकि योरगोस कहता है, चलो मेरी जान, जाने का वक्त आ गया है, नई जिंदगी हमारी मुंतजर है। लेकिन दोस्तों, तुरना खातून रोती जाती हैं, जबकि कमांडर योरगोस इसे पकड़कर आगे चलने को कहता है। लेकिन इस दौरान तुरना खातून की नजर एक फूल पर पड़ती है और तुरना खातून रुककर अपने दिल ही दिल में कहती हैं, सांजार, अगर हमारे मिलने से पहले ही उसने तुम्हें मार दिया तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो मुझे भी तुम्हारे साथ ही ले जाए, और अगर इस दुनिया में हम इकट्ठे नहीं हो सके तो मैं आखिरत में तुमसे मिलने का इंतजार करूंगी। फिर दोस्तों, कमांडर योरगोस तुरना खातून को पकड़कर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता है, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल दिखाया जाता है जहां सुल्तान मलिक शाह अपनी वालदा सफरिया खातून की इयादत के लिए आते हैं और कहते हैं, माँ, अचानक आपको क्या हो गया है? फिर तर्कन खातून कहती हैं, तबीबा ने कहा है कि इनकी उम्र की वजह से ऐसा हो सकता है। इंशाअल्लाह हमारी अम्मी खातून जल्द ही सेहतियाब हो जाएंगी और उस वक्त तक मैं इनके साथ रहूंगी, आप फिक्र ना करें। सुल्तान मलिक शाह अपना सर हिलाते हैं और परेशानी के साथ अपनी बेटी माह मलिक के पास आते हैं और कहते हैं, मेरी प्यारी बेटी, मेरी अम्मी तुम्हें परियों की तरह प्यार करती थी, तुम यहीं पर रुको, तुम्हारी मौजूदगी में इन्हें अच्छा लगेगा। तर्कन खातून ये सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती हैं, जबकि माह मलिक कहती हैं, जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। फिर दोस्तों सुल्तान मलिक शाह यहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, इनके जाने के बाद हाजब कामच हसन सब्बाह के हमरा फौरन सुल्तान के पास आते हैं और कामच अपने सुल्तान से कहते हैं, सुल्तान मौज़म हसन
صباح آپ کے لیے خبر لایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے۔ سلطان کہتے ہیں کیا بات ہے حسن؟ حسن کہتا ہے سلطان معظم، اناتولیا میں ہمارے قاصد نے کبوتر کے ذریعے پیغام بھیجا ہے۔ حسن فوراً خبر سلطان کو پیش کرتا ہے اور سلطان ملک شاہ بڑے حیران ہو کر یہ خبر لیتے ہیں، جبکہ حسن کہتا ہے ملک تاپار مقدس امانتوں کی تلاش کے لیے اناتولیا کے قبائل کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سن کر باغی چال چل رہے ہیں۔ ہمارے قاصد کو شبہ ہے کہ باغی ملک تاپار پر گھات لگائیں گے۔ حاجی نظام الملک یہ سن کر دنگ رہ جاتے ہیں، جبکہ سلطان ملک شاہ حیرانگی سے کہتے ہیں یہ خبر میرے پاس پہلے کیوں نہیں لائی گئی؟ یہ سن کر تیرکن خاتون اور تاج الملک ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ سلطان ملک شاہ پھر وزیر اعظم حاجی نظام الملک کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں سب سے پہلے اس خبر تک پہنچنا چاہیے تھا۔ اگر حسن صباح یہ خبر نہ لاتا تو پورا محل سویا رہتا۔ حاجی کہتے ہیں سلطان معظم میں اس کی ضرور تحقیقات کروں گا، جبکہ تاج الملک یہ سن کر پسینے سے لال ہو جاتا ہے، لیکن حسن صباح مسکراتا ہے۔ پھر دوستو سلطان ملک شاہ مڑتے ہیں اور اپنے وزیر اعظم سے کہتے ہیں تم سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں نظام الملک، آگ کا معاملہ ابھی بھی زیر سماعت ہے، میرا صبر ختم ہو رہا ہے، ان سب معاملات کو جلدی سے سنبھال لو۔ یہ کہہ کر سلطان ملک شاہ یہاں سے چل پڑتے ہیں اور کامچ سے کہتے ہیں جلدی سے سپاہیوں کو جمع کرو، تاپار کے جال میں پھنسنے سے پہلے ہم وہاں پہنچیں گے۔ جبکہ پھر دوستو دوسری جانب سانجار دکھایا جاتا ہے جو کہ دوکاس سے کہتا ہے ہم چٹانوں کے قریب ہیں لیکن ابھی بھی میخائل کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ دوکاس کہتا ہے ہم قریب ہی ہیں، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ صحیح جگہ ہے۔ سانجار چلتا جاتا ہے اور پیچھے سے رستم فدائی بھی یہیں پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر دوستو دوسری جانب محل میں تاج الملک دکھایا جاتا ہے جو کہ تیرکن خاتون کے کمرے میں موجود ایک خصوصی سپاہی کو بلواتا ہے اور کہتا ہے جلدی سے پڑھو اس خط میں کیا لکھا ہے۔ سپاہی کہتا ہے باغی قبائل ملک تاپار پر گھات لگانے کی تیاری میں ہیں۔ تاج الملک اور تیرکن خاتون یہ سن کر چونک جاتے ہیں اور پھر تاج الملک کہتا ہے یہ کافی ہے۔ تاج الملک خط لیتا ہے اور سپاہی یہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ تاج الملک بڑی ہی بے چینی کے ساتھ تیرکن خاتون سے کہتا ہے یہ ہم نے کیا کر دیا تیرکن خاتون؟ ہم نے سلطان ملک شاہ کو ایسی اہم خبر موصول ہونے سے روک دیا ہے، نظام الملک اس کی تحقیقات کو کبھی نہیں روکے گا۔ سلطان معظم کے بیٹے کی زندگی خطرے میں ہے، اگر اسے کچھ ہوتا ہے تو سلطان معظم ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تیرکن خاتون غصے میں کہتی ہیں تاج الملک خوف مایوس لوگوں کی کمزوری ہے، اب ہم ڈرنے والے نہیں ہیں بلکہ ڈرانے والے ہوں گے۔ تیرکن خاتون تاج الملک کو تسلی دیتی ہیں، جبکہ دوسری جانب اپنے دفتر میں موجود حاجی نظام الملک دکھائے جاتے ہیں جو کہ اپنے اعلیٰ عہدے داران کو اپنے دفتر میں بلواتے ہیں اور کہتے ہیں سلجوق محل میں ہم نے جو خفیہ طور پر تیروں کے سروں کا بندوبست کیا تھا کوئی دوسرا بھی اس بارے میں جان گیا ہے۔ تیر کی نوک کسی حاجی کے عہدے سے تعلق رکھتی ہے تو کیا تم ذرا ساز نہیں ہو؟ حاجی ایک عہدے دار سے پوچھتے ہیں کیا میں نے یہ تیر کا سرہ تمہارے سپرد نہیں کیا تھا؟ یہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں کیسے گیا؟ ذمہ دار شخص کہتا ہے کس عہدے دار کو کون سا تیر کا سرہ ملنا تھا یہ فیصلہ آپ نے کیا تھا، ہم نے سب عہدے داران کو اپنے اپنے تیر کے سرے دیے تھے۔ حاجی کہتے ہیں تم کس طرح کے ذرا ساز ہو جو تم لوگ یہ نہیں سمجھ سکے، سب ذمہ داران اس کی قیمت ادا کریں گے۔ اب تیر کے سروں کی گنتی کرو جو بھی اس کے عہدے سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان لوگوں کے نام جاننا چاہتا ہوں جو ذرا ساز میں داخل ہوئے ہیں۔ جاؤ۔ وزیر اعظم حاجی نظام الملک اس دوران بڑے ہی غصے میں ہوتے ہیں۔ پھر حاجی بچ جانے والے ایک قاصد سے کہتے ہیں کیا ہمیں
हमें अनातोलिया से अपने कासदीन से कोई खबर मिली थी? कासद कहता है हमें मिली थी हाजी हजरत, हमें खबर एल्चन खातून से मौसूल हुई थी। हाजी कहते हैं तुमने वो पैगाम किसे दिया था? कासद कहता है अमीर ताजुल मुल्क ने मुझे मजबूर किया और मुझे उसे देना पड़ा। हाजी हैरानगी से कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम मजबूर हो गए? कासद कहता है मैं क्या कर सकता था हाजी हजरत। हाजी कहते हैं तुम्हें आकर मुझे बताना चाहिए था। क्या तुम मेरी खिदमत करते हो या ताजुल मुल्क की? मुझे इसकी जरूरत नहीं है जो ये तक नहीं जानता कि वो किसकी खिदमत कर रहा है। तुम्हें अपने काम से बर्खास्त कर दिया गया है और तुम महल से भी बर्खास्त हो गए हो। मेरी नजरों से दफा हो जाओ, जल्दी करो। कासद फौरन यहाँ से चला जाता है, जबकि हाजी निजामुल मुल्क इस सूरत हाल पर बड़े ही परेशान होते हैं। इधर दूसरी जानब सुल्तान मलक शाह जो कि अनातोलिया की तरफ अपने घोड़े दौड़ाते जाते हैं और जल्द से जल्द मलिक तापर की मदद के लिए जा रहे होते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब बातनी सरबराह अब्दुल मालिक दिखाया जाता है जो कि अपनी इबादत में मसरूफ होता है और इसी दौरान हसन सब्बाह और बहराम यहीं पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब्दुल मालिक इन दोनों को देखकर बड़ा ही गुस्सा होता है। अब्दुल मालिक कहता है अनातोलिया से हमें अपने रफीक से खबर जो मौसूल हुई थी तुमने वो मुझसे पहले मौसूल की। बहराम ये सुनकर बड़ा परेशान होता है, जबकि अब्दुल मालिक कहता है तुमने सोचा कि मुझे मालूम नहीं होगा। हसन सब्बाह कहता है महल में सूरत हाल पेचीदा थी और हमें जल्द ही मंसूबा बंदी करनी पड़ेगी। लेकिन अब्दुल मालिक गुस्से में अपनी उंगली खड़ी करता है और कहता है खामोश। अब्दुल मालिक फिर हसन सब्बाह के पास आता है और कहता है तुम्हें किसने मंसूबा बनाना सिखाया है? हसन सब्बाह आराम से अपने दाइये आला की बात सुनता जाता है, जबकि अब्दुल मालिक कहता है तुमने शैतानों के महल में जो मंसूबा तैयार किया है इसके साथ ही तुम गुलाब हो गए हो। तुम बड़े मंसूबे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो हसन। हसन सब्बाह कहता है आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन सबसे अहम सबक मुझे मलिक शाह ने दिया है। उसने सिखाया है कि अगर तुम तख्त पर मोहरा हो तो भी तुम बादशाह की तरह सोचना, लेकिन आपने मुझे मोहरे की तरह देखा, लेकिन मैंने हमेशा बादशाह की तरह बर्ताव किया है और हम हर बार फातेह हुए हैं। अब्दुल मालिक कहता है एक बिच्छू को एक मेंढक ने अपनी पीठ पर सवार होने दिया और दरिया को अबूर करने के लिए कायल किया। बिच्छू ने साथ में कसम खाई कि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। मेंढक ने कहा ठीक है। इसने बिच्छू का यकीन किया, लेकिन जब वो दरिया के दूसरे किनारे पहुंचा तो उसे अपनी पीठ पर दर्द महसूस हुआ, क्योंकि ये एक बिच्छू है तो इस पर कैसे एतमाद कर सकते हैं। हसन सब्बाह मुस्कुराता है, जबकि अब्दुल मालिक कहता है वो खुद को रोक नहीं सका और उसने अपनी फितरत की वजह से मेंढक को डस लिया, क्योंकि वो एक अहमक है। वो सोच नहीं सकता था कि अगर मेंढक मर गया तो वो खुद भी डूब जाएगा, लेकिन मैं वो महलूक नहीं हूँ, लेकिन तुम बिच्छू हो। हसन सब्बाह ये सुनकर दंग रह जाता है, जबकि अब्दुल मालिक बहराम से कहता है तुम भी बिच्छू हो। हसन क्या तुम बिच्छू की किस्मत जानते हो? क्योंकि इसका जहर खंजर से निकाला जाता है। इतने में दोस्तों चारों अतराफ से बातनी फिदाई नमूदार होते हैं जो कि हसन सब्बाह और बहराम को चारों अतराफ से घेर लेते हैं और हसन सब्बाह बहराम के हमरा ये देखकर बड़ा परेशान हो जाता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सिपाही सांजार दिखाया जाता है जो कि दुकास के बताए गए मकाम पर पहुंच जाता है और फिर सांजार कहता है दुकास हम यहाँ हैं, तो अब बताओ मेखाइल कहाँ है? दुकास कहता है मेखाइल तो यहाँ नहीं है, लेकिन इसके आदमी तुम्हें सलाम भेजेंगे। सांजार ये सुनकर दंग रह जाता है, जबकि दुकास मुस्कुराता है। इतने में दोस्तों चारों अतराफ से बाजंतीनी सिपाही डाकुओं के भेष में नमूदार होते हैं जो कि सांजार के हसूसी सिपाहियों को घेर लेते हैं। दुकास अपने साथियों को देखकर सांजार से कहता है तुम मुझे जाने दो, एक
ही रास्ता है कि ये तुम्हारी जान छोड़ देंगे सांजार। सांजार फिर कहता है मेरा एक और मंसूबा है। इतने में दोस्तों आइदोदो हसूसी तीर कमान पकड़े हुए बोसकोश के हमरा अपने घोड़ों पर यहाँ पहुँच जाते हैं और या हक का नारा लगाकर सिपाही बालाबन के हमरा दुश्मनों पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं और दुकास ये देखकर चौंक जाता है। सांजार फिर कहता है तुमने क्या सोचा था कि मैं नहीं जानता कि तुमने हमारे लिए घात लगाई है। फिर सांजार एक जोरदार मुक्का दुकास को मारता है, जबकि अरसलान ताश और अयाज दुश्मनों से लड़ने के साथ साथ दुकास का दिफा करना शुरू कर देते हैं और दुश्मनों पर कहर बनकर बरसते हैं। अरसलान ताश अपने कुल्हाड़े के साथ दुश्मनों को एक एक करके काटते जाते हैं, जबकि बोसकोश अपने हंजरों से एक ही वार में 2 दुश्मनों को जहन्नम वासल करते जाते हैं। जबकि फिर सिपाही आइदोदो दिखाया जाता है जो कि अपने घोड़े से उतरकर दुश्मनों को मारना शुरू कर देता है। इधर अयाज और बालाबन भी सांजार के हमरा बड़ी ही बहादुरी से दुश्मनों से लड़ते हैं और देखते ही देखते हसूसी सिपाही मैदान में सारे दुश्मनों को गिरा देते हैं। इधर सांजार जख्मी होने के बावजूद बड़ी ही बहादुरी से लड़ता है और सारे दुश्मनों का सफाया कर देने के बाद सांजार एक दुश्मन सिपाही को फौरन पकड़कर इससे पूछता है मिहाइल कहाँ है। बाजंतीनी सिपाही कहता है इसका नाम मिहाइल नहीं है, वो तो योरगोस है, वो खातून के साथ मुकद्दस इमानतों को लेकर चला गया है। सांजार हैरानगी से कहता है वो कहाँ गए हैं, बताओ मुझे, क्या वो कुस्तुनतुनिया गए हैं। सांजार बाजंतीनी सिपाही की गर्दन दबाता है और सिपाही कहता है वो रोडस जा रहा है, इसके आदमी काराकोएक के करीब उसका इंतजार कर रहे हैं, वो बहरी जहाज के जरिए जा रहे हैं। सच्चाई सुन लेने के बाद सांजार गुस्से में इस सिपाही के सीने में अपनी तलवार उतार देता है और इसे हलाक कर देता है। जबकि फिर फौरन सांजार अरसलान ताश से कहता है मिखाइल तूरना और मुकद्दस इमानतों को लेकर काराकोएक जा रहा है, मुझे उससे पहले वहाँ पर पहुँचना होगा, तुम इसका ख्याल रखना। अरसलान ताश कहता है ठीक है। फिर दोस्तों सांजार फौरन अपने घोड़े पर सवार होकर यहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि अरसलान ताश और बाकी हसूसी सिपाही दुकास की हिफाजत जारी रखते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब मलिक तापार और इसके सिपाही दिखाए जाते हैं जो कि अनातोलिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन अनातोलिया के सरदारान इनके पहुंचते साथ ही इन्हें चारों अतराफ से घेर लेते हैं और मलिक तापार का रास्ता रोक लेते हैं और इनमें एल्चन हातून के बेशतर सरदारान भी मौजूद होते हैं। जबकि मलिक तापार इनसे कहता है तुम कौन हो। एक सरदार कहता है जब से आप दुश्मन बन गए हैं तो आपने अनातोलिया के तुर्कमानों को पहचानना भी छोड़ दिया है। मलिक तापार क्या आप हमारे कबाइल का मुहासरा करने आए हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मलिक तापार कहता है तुम किस मुहासरे की बात कर रहे हो, मैं तो बाजंतीनियों के पीछे हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं बिल्कुल भी खून नहीं बहाना चाहता। लेकिन दोस्तों सरदारान कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं, एल्चन हातून को आपने बेवकूफ बना दिया है, लेकिन आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। इतने में दोस्तों एक सरदार फौरन इशारा करता है और अनातोलिया का एक बागी सिपाही मलिक तापार के ऊपर तीर फेंकता है और ये तीर लगने से मलिक तापार का एक सिपाही अपने घोड़े से जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। जबकि मलिक तापार गुस्से में कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गद्दारो। मलिक तापार अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं तुमने इसी के लिए ये किया है ना, तो फिर लो। मलिक तापार फिर अपनी तलवार निकालते हैं और सरदारान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी दौरान दूसरी सिमत से एल्चन हातून का कारमान भी यहाँ पर पहुँच जाता है। एल्चन हातून दूर से कहती हैं रुक जाओ और सब अनातोलिया के हुक्मरान खून बहाने से रुक जाते हैं और मलिक तापार हैरानगी से एल्चन हातून की तरफ मतवज्जा होते हैं। और दोस्तों यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।